10 साल में क्या क्या देखा है बताइए। हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, हमने धारा 370 हटते हुए देखा, 3 तलाक को खत्म होते हुए देखा। हमने देखा कि यूपी जैसे प्रदेश में जहां 90 के दशक में आनंद विहार से पार करते ही लोग कहते हैं पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, और रात के 8 बजे के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी चलने की। वहां योगी जी के राज में 2017 से आप रात के 2 बजे जाओ 3 बजे तक 100% सुरक्षित है। आज जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो आज डंके की चोट में धारा 370 हटाई गई। आज भारत के किसी भी सनातनी को कोई रोक टोक नहीं है कश्मीर में जाके वहाँ पे जय श्री राम कर कहने की, वहाँ पे सनातन का डंका बचाने के लिए कोई भी रोक नहीं। कहाँ है अंबिका सोनी, कहाँ है कमलनाथ, कहाँ है गुलाम नबी आज़ाद, कहाँ है जगदीश टाइटलर, कहाँ है? वो सारी कोठरी खत्म हो गई। कांग्रेस को जनता की परवाह नहीं है, कांग्रेस को तिजोरी की परवाह है। सभा का चुनाव है, अभी माहौल क्या लग रहा है? माहौल में क्या है, हमें तो भाजपा ही भाजपा दिख रही, और तो कोई दिख नहीं रहा। ना कोई लाल टोपी वाला दिख रहा, ना कोई हरी टोपी वाला दिख रहा है, और बाकी तो सब दुबक के बैठ गए। कोई है ही नहीं, कोई चैलेंज देने वाला है ही नहीं। ऐसा कौन सा चश्मा पहना है आपने जिससे केवल भाजपा ही भाजपा दिखाई दे? चश्मा तो मेरे पास ऊपर है नहीं, आंखें खोल के देख रहा हूँ। जिन्होंने चश्मा पहना है वो बेचारे अभी अंधेरे में, तो उनके नेता भी अंधेरे में, उनको दिख नहीं रहा देश क्या चाहता है, देश की जनता क्या चाहती है। आंखों का लेंस खराब है या चश्मे का लेंस खराब है? नहीं, वो जबरदस्ती कोई चश्मा पहनना चाहेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी आंखों ने इस 10 साल में क्या क्या देखा है बताइए। हमने क्या देखा? हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, हमने धारा 370 हटते हुए देखा, हमने तीन तलाक को खत्म होते हुए देखा। हमने देखा कि यूपी जैसे प्रदेश में जहां 90 के दशक में आनंद विहार से पार करते ही लोग कहते हैं पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, और रात के 8 बजे के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी चलने की। वहाँ योगी जी के राज में 2017 से आप रात के 2 बजे जाओ 3 बजे तक 100% सुरक्षित है। और मैं यूपी में रहता हूँ, तो 2017 के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो है, जो जनरेटर माफिया के कमर तोड़ी योगी जी ने। जो 12-12 घंटे का कट होता था, लोगों ने एसी लगा रखे थे, उसका कोई मतलब नहीं था, वो शो पीस होता था क्योंकि लाइट ही नहीं रहती थी। अब हम इन्वर्टर बैटरी पे अपना कूलर चलाते थे, तब जीते थे, तब वो शो पीस ऊपर दरा के दरा रहता था। 2017 के बाद 24 नहीं कह सकता हूँ तो 22 घंटे तो लाइट रहती है। तो ये बदलाव हमने खुद देखा, हमने खुद समझा था इसमें। और जब तक किसी की हिम्मत, अभी तो कोई रेंगने वाला भी नहीं है, चलने दौड़ने की तो बात ही नहीं है, कोई रेंगने वाला। यूपी को बदलते देखा है? बिल्कुल देखा जी, देश को बदलते देखा, देश को बदलते। मैं 1971 के बाद की राजनीति में काफ़ी नज़दीक से देखता आया हूँ, जहाँ 75 में इमरजेंसी लगी, 79 तक 77 में बड़ा बदलाव की कोशिश हो गई, नहीं जुड़ पाए लोग। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से उठ के खड़ी हो गई। 84 में 400 सांसदों का मंडेट राजीव गांधी एक लहर के ऊपर लेके आए, मगर काश उसके एक ज़रा बार भी उसकी समझ होती राजनीति की, तो देश में जो बर्बादी 1984 के बाद होती गई, जो 1990 में हमने जम्मू कश्मीर में देखा, जो हमने 90 में हमने देखा, एक पूरा समाज उखाड़ के फेंक दिया गया। और उस समय के नेता एक भी ज़ुबान नहीं खोल पाए, क्योंकि उनके बस वही खिचड़ी वाली सरकार उनको चाहिए थी, उनको मंत्रालय चाहिए थे, उनको देश की जनता का नहीं, उनको देश की अस्मिता का कोई मतलब नहीं था। आज जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो आज डंके की चोट में धारा 370 हटाई गई। आज भारत के किसी भी सनातनी को कोई रोक टोक नहीं है कश्मीर में जाके वहाँ पे जय श्री राम कर कहने की, वहाँ पे सनातन का डंका बचाने के लिए कोई भी रोक नहीं। 2019 से पहले आप चाह के भी नहीं कर सकते थे। आपके पूरे भारत के लिए मोदी जी ने फाटक खोल दिया सनातन के लिए। जाइए और वहाँ पे सनातन का हुंकार बजाइए। लेकिन जय श्री राम तो पहले भी लोग बोल सकते थे, कहाँ पाबंदी थी जय? भाई मैंने उस समय में कॉलेज में था, जहाँ मैं तो बचपन से टीका लगा के चलता हूँ। कश्मीर में जन्मा हूँ और कश्मीर में भी 1990 तक कॉलेज में टीका लगा के चलता। आज भी जब जाता हूँ तो पूरे वैली में टीका लगा, इसके साथ कोई समझौता नहीं। मगर जिस समय में कॉलेज में जाता था उस समय फैशन ये था, अरे यार कहाँ से बैकवर्ड एरिया से बोदी लगा के टीका लगा के आ रहे यार, तुम तो क्या कहाँ सन की हो, कहाँ दुखियाना सी ख्याल की। आज तो लिबरल, और उस झूठे लिबरलिज्म जो वामपंथियों का लिबरलिज्म है, जो उनका समझौता कांग्रेस से 70 की दशक में हुआ इंदिरा गांधी को उन्होंने बोला कि आप कुर्सी संभालिए, हमें एजुकेशन और बाकी संस्थाएं हमें दे दी। और जो बर्बादी 1970 के दशक से 2000 तक
की उन्होंने। पूरा समाज, पूरी जो जनरेशन ख़त्म कर दी, पूरी जनरेशन की सोच ख़त्म करके रख दी। ये तो भला हो राम मंदिर आंदोलन का, जिसने एक दोबारा से फिर अलग जगह दी सनातन की। और वह बौद्ध जब 2014 में आके वोट देने लायक हुई तो उन्होंने पूरा बदलाव दे दिया। 50 साल तक कोई नहीं हिला सकता। जय श्री राम। आपकी जुबान से निकला एक एक शब्द मुझे लग रहा है वो अनुभव बयां करता है जिसको आपने लंबे समय जिया है, और लंबे मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। अगर वर्तमान में अभी बीच में आपने एक 1984 के बाद का जो किस्सा आपने बताया, आपको क्या लगता है कि वो तानाशाही थी, या आज जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो देश में जो सरकार चल रही है ये तानाशाही है? देखिए उनको फिक्र नहीं थी जनता की। 1986 में एक घटना होती, मुफ्ती मोहम्मद सईद होते थे कांग्रेस के नेता, और बाद में वो गृह मंत्री, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, एक मामूली सी पोस्ट नहीं। उन्होंने कश्मीर में एक दंगा करवा दिया, तो खास करके हिंदुओं के मकान बाग कटवा दिए, मकान जलवा दिए, मंदिर जलवा दिए। एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। उस समय 400 सांसदों की सांसद चल रही थी राजीव गांधी की, जू नहीं किसी का कान पे एक भी FIR। अगर 1986 में एक FIR होती, एक किसी को सज़ा मिलती दंगाई को, तो 1989-90 नहीं होता। हज़ारों की हत्याएँ नहीं होती, लाखों को अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। तो ये वो जो इनएक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जिनको पता नहीं था वो किस कुर्सी पे बैठे थे। दो अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर कि आप जब 1984 की बात कर रहे थे, उस समय 404 सीट हुआ करती थी कांग्रेस की। मैं बात भाई साहब, उन्होंने कमाया नहीं था, उन्होंने सिंपैथी में लिया था। अगर उन्होंने कमाया होता तो उनको वर्थ पता होती कि लोगों के मंडेट की क्या वर्थ होती। उन्होंने कमाया नहीं, उनको लोगों ने सिंपैथी में वोट दे दिया, और नहीं थे तैयार यार, वो राजनीति में आने के लिए नहीं था। जो चैले चपाटे 4-10 लोग जो थे अपॉर्चुनिस्ट, उनके कहने से चलते थे। आपको पता है, नाम गिनने की ज़रूरत नहीं है, जो आज वो भी हाशिए पे है। कहाँ है अंबिका सोनी, कहाँ है कमलनाथ, कहाँ है गुलाम नबी आज़ाद, कहाँ है जगदीश टाइटलर, कहाँ है? वो सारी कोठरी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो एक आडंबर उन्होंने बनाया था राजीव गांधी के आसपास। उन्होंने जो वो कहते थे वो करता था बेचारा, उसको पता नहीं, उसको ये भी पता नहीं था 1 रुपये जाता था 15 पैसे पहुँचता है, उसमें क्यों कहाँ छलनी लगानी है, कहाँ छलनी लगानी, कहाँ रोकना है, उसको समझ नहीं थी। आज जब मोदी जी आए तो डायरेक्ट पेमेंट होती है, डायरेक्ट आप 100 रुपये देते तो 100 का 100 गरीब के खाते में जाता है। तो ये गरीबों की सरकार है, गरीब के पास हर एक योजना का लाभ पहुंचता है। देखिए, जितनी बातें आप जो कह रहे हैं उसके उलट अगर इधर बात करें, आपने कहा कि मोदी आने के बाद में बहुत बदलाव हुए। इसी को अगर राहुल गांधी कहते हैं, महागठबंधन कहता है कि मोदी के आने के बाद में देश बर्बाद हुआ, देश बर्बाद हुआ। अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो देश में आग लग जाएगी। उनको तकलीफ है ना, उनको तकलीफ है या देश की जनता को तकलीफ है? नहीं, उनको तकलीफ है, क्योंकि उनके गुर्गे राशन कार्ड में लाइन लगवाते थे, 4 लोगों को राशन देते तो 500 लोगों को भगा देते थे। वो ख़त्म हो गए। उनके राज में किसी को स्कॉलरशिप मिलता था बच्चे को, तो हेडमास्टर से कट मांग रहे थे। अगर किसी का 100 रुपये मिलता था तो उस बच्चे को 20 मिलते थे, 80 वो मिल बांट के खाते। आज 100 का 100 बच्चे के खाते में जाता है, तो वो तो रोएंगे यार, उनका धंधा पानी खत्म हो गया। आपने धंधा पानी उनका खत्म करते तो वो तो रोएंगे, वो तो परेशान नहीं है। आम जनता परेशान नहीं है। आप परेशान नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा? जनता परेशान, जनता नहीं परेशान, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान नहीं। वो गुर्गे जो कमीशन खोरे पे जीते थे, वो रेडी वाले से 500-1000 रुपए डेली लेते थे, वो परेशान है। उनका धंधा मारा गया, उनका धंधा। जो ऑटो स्टैंड पे शाम को दरी बिछाता था, लाओ डालो इस पे मेरा खर्चा, उसकी दुकान बंद हो गई। जो जनरेटर माफिया से महीने के महीने खर्चा लेता था, उसकी दुकान बंद हो गई, क्योंकि सरकार ने लाइट दी। जो केरोसिन वाले के सामने लाइन लगवाता था, उसकी लाइन बंद हो गई, उसका कमीशन मारा गया। वो रोएगा, वो तो पीटेगा, वो तो अपने बाल भी कटवाएगा। 3 ऐसे बड़े काम मुझे बताइए कि मोदी को लाना इसलिए जरूरी है कि 3 काम हो जाएंगे। 3 का बड़े काम। सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल पॉलिसीज। इस आज के टाइम में भारत इतना विश्व में इतना प्रख्यात है कि कहीं पे भी कोई भी किसी की भी तकलीफ हो तो मोदी जी के पास पहुंचता। सिर्फ ये मोदी जी की बात नहीं, ये भारत का डंका, भारत का वर्चस्व जो बना दिया है उसकी मान्यता है। तो एक तो ये कि विश्व में प्रख्यात, दूसरा ये विश्व में जो लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे भारतीय बिखरे हैं, उनकी इज्जत में बढ़ाव आया। उनको जो लोग ये समझिए मजदूर लोग हैं यार, छोड़ दे, उनके क्या औकात है। आज हर एक भारतीय की इज्जत है विदेश में कि आप भारत से आते हैं, आप बहुत सम्मानीय हैं।
और क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, चूँकि मैं कश्मीर से आता, कश्मीरी हिंदू हूँ। मैं चाहता हूँ मोदी जी के इस कार्यकाल में कश्मीर में वैसा माहौल बने कि भारत का हर एक सनातनी वहाँ पे जाके पूजा करे, अर्चना करे, वहाँ पे रह सके। वहाँ पर अभी वो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ का मैं 1990 से पहले या 1930 से पहले। आज वो भारत के साथ मिल गया, आज सब भारतीयों का कश्मीर है और सब भारतीय जाए और वहाँ रह पाए। और वहाँ पर जैसे कश्मीर का व्यक्ति मुंबई में भी घर ले सकता है, कलकत्ता में भी ले सकता है, वैसे बंगाल का व्यक्ति, तमिलनाडु का व्यक्ति कश्मीर में रह सके। ऐसा माहौल बने, पूरा सौहार्दपूर्ण रहे, किसी की गुंडागर्दी ना चले, किसी के इशारे में। आज जो 4 साल 5 साल पहले कहते थे कि कश्मीर में आपने धारा 370 हटाई तो यहाँ कोई तिरंगा नहीं, आज वही लोग शर्म आनी चाहिए उनको, जो 2 महीने पहले तक जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम इलेक्शन, आज वो खुद ही नॉमिनेशन भर के आ रहे हैं। मतलब कोई शर्म नहीं है, उनको शर्म हमारी डूब मरना चाहिए। कल तक आप कह रहे थे हम इलेक्शन नहीं होने देंगे यहाँ पे, जब तक धारा 300 कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, गठबंधन में भी जुड़ गए, मगर आज वही उमर अब्दुल्ला भी इलेक्शन लड़ रहा, वही महबूबा मुफ्ती भी इलेक्शन लड़ रही है। मगर ये टोपी है ना, इधर से उधर घुमाती, इधर से उधर घुमाएगी, उसका कोई एक समय वो भी था कि जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर 370 से कोई छेड़खानी हुई तो यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसे कांधा देने वाला कोई नहीं। वो पता चलेगा 4 जून को महबूबा मुफ्ती को कितने वोट मिलते हैं वहाँ पे, उससे पता चलेगा, ज़्यादा देर नहीं। अब ईवीएम में गड़बड़ है, वो तो अपनी चादर बिछाते, हम उस पर ठप्पा लगा देंगे। जिसको ईवीएम पे भरोसा नहीं, वो अपनी चादर बिछा दे, उस पर ठप्पा लगा देंगे, कोई दिक्कत चलेगा। हमें कहते हैं जिसको वोट देना है वो ठप्पा भी लगा दे, वो ईवीएम पे दबा देगा। तब भी जिसको वो कहते हैं ना रोंदो वाला बच्चा, जिसको खिलौना छिन गया है, जिसको झुनझुना छिन गया, वो तो रोता रहेगा। और उसकी समझ नहीं, अब इस उम्र में उनको समझ नहीं है, मेहनत करने की समझ नहीं है, लोगों के साथ संपर्क साधने की समझ नहीं है। आप आओगे गाड़ी के टॉप पे बैठोगे, 2-5 मिनट बोलोगे, उससे नहीं बदलता समाज बदलता है समाज के अंदर उठ बैठने से, उनके साथ संपर्क बनाने से। वह तब जो समन्वय बैठता है तब लोग नेता को मानते। ऐसे आज उन्होंने एक देश के एक युवा ने, कांग्रेस के एक युवराज ने देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। वैसे वो युवराज कैसे मेरे से 3 महीने बड़ा है, मेरे से 3 महीने बड़ा है, तो मेरी पहली बात तो ये है कि युवा कैसे है वो मुझे समझ नहीं आता है। आपने आपको बुजुर्ग मान लिया है भाई, दुनिया की रेस में दौड़ते दौड़ते अनुभव तो आता है, मुझे आ गया तो उसको भी आना चाहिए, नहीं तो वो अब उसके लिए क्या टर्म होती तो वो फिर मैं आपके सामने यहाँ क्या नहीं। 3 केवल ऐसे कारण कांग्रेस को नहीं लाना चाहिए, इसलिए 3 कारण। कांग्रेस को जनता की परवाह नहीं है, कांग्रेस को तिजोरी की परवाह है। कांग्रेस में लड़ाई क्या चल रही? कांग्रेस में लड़ाई चल रही है कि जो कोष है, जो पार्टी का कोष है, वो गांधी परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसमें मोतीलाल वोरा थे, उसमें सीताराम केसरी जैसे नेता को लात मार के भगाया जाता, इसीलिए भगाया जाता कि कहीं उसके हाथ में कांग्रेस का कोष ना आए। यहाँ जनता के, यहाँ प्रोग्रेस की कोई बात नहीं। यहाँ जो कांग्रेस ने जो कोष बना रखा है किसी दूसरे के हाथ में ना आए, वो सिर्फ गांधी परिवार के हाथ में आए। उनका कहीं स्विस बैंक में हो, इटली में हो, कहाँ हो हमें नहीं पता, वो उनका काम है। जिन्होंने कांग्रेस में खून पसीना बहाया उनका काम है पूछना। बस हमारे ये समझ आ रही है कि वह पार्टी एक व्यक्ति या एक परिवार की है, वो उस कोष को आज के टाइम में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको उस कोष की ज़रूरत है, वो उस कोष की तिजोरी को खोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए छटक गया। कांग्रेस खत्म हो गई, वो परिवार रह गया। एक आखिरी सवाल, मोदी जरूरी बन गए हैं या मजबूरी है? नहीं, आप बताइए ना, कौन आगे सामने कौन है? आप है ना, बहुत सारे अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, उधर शरद पवार हैं। में अंडे खा रहा बेचारा, वो नेता है। इनको व्हाट्सएप पर फोटो आई होगी, राहुल गांधी फोटो। देखिए सुनिए, मुद्दों से मत भटकिए, आप भी पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है, कभी तो सच दिखा लीजिए। करिए, मेरी बात सुनिए, आज चेहरा भी सच है, ये खान भी सच है, ये जो बोल रहा है ये भी सच है, और इतने लोग खड़े हैं वो भी सच। मेरी बात सुनिए, मैं सुनो, अभी का फैसला हो जाएगा, अभी का कौन मोदी के समर्थक में, कौन कांग्रेस के। मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल रोजगार पे बात करने आया हूँ। आज की डेट में 83% युवा बेरोजगार है, मैं उस पर बात करने आया हूँ। पढ़ाई क्या इन्होंने बहुत अच्छी बात छेड़ी रोजगार की। एक बंदा है
आइए जवाब सुनिए। रोजगार की बात में बता, दो बंदे देश में, दो बंदे, एक बंदे ने 15 साल इस देश की खाक छान मारी, गली गली में खाक छान मारी, 15 साल पार्टी में काम किया, उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी योग्यता के बल पे उनको काम मिला। दूसरा बंदा पैरेलल क्या है, वो कहता है मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दो, उसके बाद में सोचूंगा मैं क्या काम करूंगा, उसके बाद में सोचूंगा कि मैं क्या काम करूंगा। अंतर यही है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे घर पे आके ऑर्डर मिलेगा काम का, तो उनके लिए बेरोजगारी। जो आज यहाँ पे आप देखें हज़ारों लोग कुछ न कुछ धंधा कर रहे हैं, क्या वो भूखे मर रहे हैं? नहीं मर रहे, क्योंकि जिसको काम करना उसको काम के लिए काम की कमी नहीं है। जिसको झूठ की, जिसको फ्रॉड की, जिसको चोरी की चाहिए, उसके लिए काम धंधा खत्म।